हमें मालूम है कि कभी कभी अन्याय होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने शासन के दौरान देश के हितों में कई अहम फैसले लिए थे। क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है, वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है, अल्पसंख्यक के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? हालांकि आपातकाल का फैसला आज भी उनके राजनीतिक करियर का सबसे गलत फैसला माना जाता है, लेकिन इमरजेंसी वाले दिन प्रधानमंत्री निवास कौन कौन सी घटनाओं से गुजरा था, उन्होंने क्यों इतना कड़ा कदम उठाया था, 1977 में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था और पति फिरोज गांधी के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट क्यों आई थी। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। आपातकाल यानी इमरजेंसी भारत की राजनीति का वो काला अध्याय है जिसकी आलोचना आज भी की जाती है। 25 जून 1975 के दिन जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, तब पूरा देश स्तब्ध हो चुका था। ये वो दौर था जब लोगों ने सचमुच अपनी आजादी खो दी थी। वर्ष 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के जमकर नारे लगाए थे और प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सत्ता में दोबारा वापसी हुई थी। ये वही दौर था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था और एक समय पर गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को मां दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों से पुकारा जाने लगा था। मगर कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदल गईं। सरकार के सामने विपक्ष की मांगें बढ़ती जा रही थीं और विदेशी राजनीति में भी भारत की पकड़ छूट रही थी, जिससे इंदिरा गांधी काफी परेशान थी और वो भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट देने की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। मगर उन्होंने आपातकाल लागू करने का फैसला कैसे लिया था? आइए जानते हैं 25 जून के दिन प्रधानमंत्री निवास में हुई घटनाओं की अनसुनी कहानी। उस दिन सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय और इंदिरा गांधी के सहायक आर.के. धवन को सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री निवास में बुलाया गया, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी स्टडी में बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थी, जिस पर खुफिया रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। अगले 2 घंटे तक वो देश के बिगड़ते हालातों पर बात करते रहे। पीएम इंदिरा गांधी का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है, गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा और हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के हेट लिस्ट में सबसे ऊपर है और मुझे डर है कि कहीं हमारी सरकार का भी CIA की मदद से चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे की तरह तख्ता पलट न कर दिया जाए। तभी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं संवैधानिक स्थिति को समझ पाऊं और इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा कि जल्द से जल्द वापस लौटिएगा। दोपहर के 3:30 पर वो दोबारा सफदरजंग रोड पहुंचे और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगा सकती हैं। तभी इंदिरा गांधी बोली कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती, जिस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में बताती हैं कि इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर रॉय से कहा कि आप इस प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास चले जाइए, मगर राय ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हूं, प्रधानमंत्री नहीं। इस पर इंदिरा ने जवाब दिया, चलिए मैं भी आपके साथ राष्ट्रपति भवन चलती हूं।
ये दोनों शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को पूरी बात समझाई और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। यहां प्रधानमंत्री भवन में टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिटेक्ट भी करवा दिया गया, जिसे फिर राष्ट्रपति भवन भिजवाया गया। साथ ही इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को कल सुबह 5 बजे कॉल करके बताइएगा कि 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री भवन में अब भी हर कोई काम पर लगा हुआ था। एक ऑफिस में इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रॉय इमरजेंसी घोषित करने वाले भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे, तो दूसरे कमरे में इंदिरा के बेटे संजय गांधी और आर.के. धमन और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। उस लिस्ट को चेक करके इंदिरा गांधी को बार बार कमरे के बाहर बुलाया जा रहा था। बता दें कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय शुरुआत से ही राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते थे। वो इंदिरा गांधी के राइट हैंड माने जाते थे और कहा जाता है कि एक वक्त कांग्रेस और पूरे देश को पर्दे के पीछे से संजय गांधी ही चला रहे थे। वहीं उनके कड़वे व्यवहार से पार्टी के कई नेता इंदिरा गांधी से दूर होते जा रहे थे। मीडिया भी उनके खिलाफ कुछ छापने से घबराती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि एक राजनीतिक गुंडे जैसी बना दी थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इमरजेंसी का निर्णय तो इंदिरा गांधी का था, लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतें बंद करने का आइडिया संजय गांधी का था, जिसके बारे में जैसे ही राय को पता चला उन्होंने कहा कि यह बेतुका फैसला है, आप इसे इस तरह से लागू नहीं कर सकते। तब इंदिरा ने राय से कहा कि तुम चिंता मत करो, बिजली रहेगी और अदालतें भी खुलेंगी। राय इसी खुशफहमी में घर चले गए, मगर 26 जून की सुबह जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तब तक गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी थी और अखबारों की बिजली भी काट दी गई थी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी की घोषणा करते समय तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि इससे नागरिकों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अगले 21 महीनों तक इमरजेंसी चली तब तक देश के लाखों लोगों की नजर में इंदिरा गांधी का यह निर्णय तानाशाही की मिसाल बन चुका था। तो मैं यही आपसे कहूंगी कि हम याद रखें कि ये भारत जो बलिदान की भूमि है, आज उस प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए। आज हिम्मत चाहिए कि हम हिम्मत से, दृढ़ता से जिएं, एक नया जीवन बनाएं अपने देश के लिए। उस समय देश में आबादी का नियंत्रण करने के लिए नसबंदी अभियान भी चलाया गया था, जो संजय गांधी लीड कर रहे थे। कहा जाता है कि इस दौरान देश के कई गांवों में पुरुषों को पकड़कर जबरन नसबंदी भी करवाई गई थी। इस तरह उस वक्त सिर्फ एक साल में 62 लाख नसबंदी की गई थी, जिसका असर तब दिखा जब 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद फिर चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी अपने गढ़ राय बरेली से चुनाव हार गई। तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता भी गंवा दी और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 352 से घटकर 153 आ गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे 5 राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। चलिए अब उस घटना पर एक नजर डालते हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और 3 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी और उनके कैबिनेट के 4 सदस्यों को करप्शन के मामले में गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया। पुलिस एफआईआर के साथ उनके निवास स्थान पहुंची तो यह खबर आग की तरह भली और कुछ ही समय में वहां हजारों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वकीलों की टुकड़ी ने अरेस्टिंग ऑफिसर को घेर लिया और उन्होंने जमानत लेने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। तभी इंदिरा गांधी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हथकड़ी लाइए, मुझे पहनाइए। जिसके बाद शाम 8:30 बजे जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग गाड़ी के आगे भी लेट गए थे, मगर जैसे तैसे करके उन्हें दिल्ली के किंग्सवे कैंप लाया गया, जिसमें समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो उनके पीछे पीछे दूसरे दिन सुबह कोर्ट भी पहुंच गए थे। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को लाठी चार्ज करने के साथ साथ टीयर गैस भी छोड़ना पड़ा।
कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिर्फ 1.5 मिनट में उन्होंने इंदिरा गांधी को बरी कर दिया और इस तरह अरेस्ट होने के 17 घंटे में इंदिरा गांधी रिहा हो गई थी और उन्होंने कोर्ट के बाहर खड़े रहकर भाषण भी दिया था। मैं तो पहले ही कह रही थी कि हम लोगों के ऊपर हमारी सारी जनता ने, विशेष करके युवा पीढ़ी ने जो किया, आगरे में, कानपुर में और सब जगह जाने गए हैं, वो उन आदर्शों के लिए, उन नीतियों के लिए, जिनके द्वारा, उन कार्यक्रमों के लिए, जिनके द्वारा हम इस देश को मजबूत बना सके। साथियों, इंदिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके सौंदर्य की कोई तारीफ कर दे। द मैरीगोल्ड स्टोरी इंदिरा गांधी एंड अदर्स की लेखिका कुमकुम चड्ढा बताती हैं कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान उनके सौंदर्य की तारीफ कर दी थी। उन्होंने उस मंत्री को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में जब उन साहब ने उनके दर्शन दरबार में जाकर अपने किए पर अफसोस जताने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इंदिरा गांधी को सफाई और व्यवस्था काफी पसंद थी, इसलिए इंदिरा गांधी जब अकबर रोड के अपने ऑफिस में जाती थीं, तो चलते चलते 5-6 चीजें अपने हाथ से ठीक करती जाती थीं। उन्हें दीवार पर लगी तिरछी तस्वीरों से बहुत चिढ़ थी। तस्वीर अगर 1 सेंटीमीटर भी तिरछी हो, उनकी नजरों से वो नहीं बच सकती थी। वो तुरंत उसे ठीक करवाती थी। वहीं इंदिरा गांधी किसी कमरे से निकलने से पहले उस कमरे की लाइट जरूर ऑफ करती थी, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि उन्हें फालतू बिजली गंवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी से जुड़ा एक और दिलचस्प कहानी यह है कि 1977 के चुनाव हारने के बाद वो काफी धार्मिक हो गई थी। उनके बारे में लिखने वाली कुमकुम चड्ढा बताती हैं कि एक बार वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ त्रिपाठी ने उन्हें कुछ बालिकाओं के पैर धोकर पीने को कहा तो इंदिरा बोली, अगर मैं बीमार पड़ गई तो। लेकिन कमलापति त्रिपाठी के जोर देने पर विदेश में पढ़ी लिखी इंदिरा 9 बालिकाओं के पैर धोकर उसका पानी पीने को राजी हो गई और पिया भी। साल 1942 में इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी से लव मैरिज हुई थी और शुरुआत में तो उनके पति फिरोज गांधी के साथ काफी नजदीकियां थी, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। फिरोज थोड़े गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव के थे। एक बार कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग में पार्टी नेता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आ गए। नेहरू को इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। इस बैठक में जब नेहरू सब पर बरसे, तभी पीछे की सीट पर बैठे फिरोज चिल्लाकर बोले, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहां नहीं आया। तब इंदिरा अपने पिता के बगल में बैठी थी और फिरोज के इस जवाब से वह असहज उठी थी। फिरोज के दोस्त निखिल चक्रवर्ती का मानना था कि फिरोज महिलाओं पर फिदा रहते थे। इंग्लैंड में उनकी एक प्रेमिका थी, यहां तक कि तब भी जब वह हर वीकेंड इंदिरा से मिलने जाते थे। 1957 के बाद फिरोज गांधी की नेहरू परिवार से दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी कभी कभार वो डिनर के लिए आया करते थे। ऐसे ही साल 1959 में एक बार डिनर टेबल पर उन्होंने पंडित नेहरू के सामने ही इंदिरा गांधी को तानाशाह करके बुलाया था। 8 सितंबर 1960 को हार्ट अटैक से फिरोज गांधी का निधन हो गया था और 16 साल के बेटे राजीव गांधी ने फिरोज गांधी को चिता को मुखाग्नि दी थी। खैर, 3 अप्रैल 1984 के दिन इंडियन एयरफोर्स पायलट राकेश शर्मा वो पहले भारतीय नागरिक बने थे जो अंतरिक्ष में गए थे। सोवियत इंटरकॉस्मोस के हिस्सा बनकर उन्होंने जब अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, तभी उनकी बात प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से हुई थी। तब इंदिरा गांधी ने उन्हें बधाई के साथ ये सवाल किया था, ऊपर यानी अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? जिस पर राकेश शर्मा ने कहा, बेहिचक मैं ये कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। आप भी सुनिए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मगर कैसे हुई थी संजय गांधी की मौत? क्यों इंदिरा गांधी ने बेटे की मौत के 2 साल बाद बहू मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था? और कैसे इंदिरा गांधी के अंगरक्षक ने ही कर दी थी उनकी हत्या? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।